हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जिस घटना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उस घटना से आप भली भांति वाकिफ़ होंगे और वो घटना है राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़ा हुआ मामला। इसके तथ्यात्मक पहलुओं को आप भली भांति जानते होंगे क्योंकि कुछ दिनों से सारे न्यूज़ चैनल, सारे यूट्यूब चैनल पे ये मुद्दा छाया हुआ है। और आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो बाकी सभी चर्चाओं से अलग है, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी न्यूज़ चैनल पे इसको सुना है, समझा है, उसमें या तो एक सनसनी बनाने की कोशिश की गई है या बहुत सतही बातों को बताया गया है या उसके केवल कानूनी पक्षों पर चर्चा की गई है। क्योंकि हमारे चैनल का उद्देश्य आपको तार्किक व आपको एक गहन समझ देना है, उसी हिसाब से हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस मुद्दे को हम एक सामाजिक पहलू के तौर पे या एक नैतिक पहलू के तौर पे देखेंगे, क्योंकि इस मुद्दे ने भारतीय समाज की जो सबसे पवित्र और जो सबसे मुख्य संस्था या इंस्टीट्यूशन था विवाह, उस पे सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरी अवधारणा ने या इस पूरी घटना ने महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पे एक नई डिबेट को जन्म दे दिया है। इसने समाज के पतन को कहीं ना कहीं एक बार फिर से घटना के तौर पे सामने लाया है। इसने हमारी नैतिक शिक्षा या हमारे भविष्य की जो जनरेशन है उसको लेकर भी कई तरह के सवाल पैदा कर दिए हैं। और जो सबसे मुख्य मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे समाज में जो परिवर्तन आ रहा है, क्या उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ये घटना हुई है। मेरी चर्चा का किसी भी तरह से इस घटना या सोनम रघुवंशी का समर्थन करना नहीं है। ये निहायत ही शर्मनाक, अनैतिक और एक घृणित अपराध है, परंतु हमें केवल इसे एक हत्या तक नहीं ले जाना चाहिए, बल्कि हमें इसके समस्त पहलुओं को समझना होगा। हमें इस घटना की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा कि आखिर ये घटना क्या सीधे एक मर्डर की घटना है या इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी। अगर इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी तो क्या फिर हमारे समाज में इतनी क्षमता नहीं थी कि एक अपराध को वो रोक पाता। आइए हम एक एक पहलुओं पे चर्चा करें। जो सबसे बड़ा पहलू है, जो कहा जा रहा है कि इसमें सोनम एक हत्यारिन के तौर पे या एक अपराधी के तौर पे जाहिर किया जा रहा है और पूरा दोष उस पर मढ़ा जा रहा है। मैं इस बात पे कोई बात नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये मामला न्यायाधीश के द्वारा कहा जाए तो उचित होगा। हम केवल इस पे जाहिर कर सकते हैं तो कुछ संभावनाओं को। लेकिन अगर मान लीजिए हम एक संभावना के तौर पे ये लेते हैं कि ये हत्या सोनम ने किया, तो सवाल है कि फिर सोनम ने विवाह क्यों किया। क्या उसने ये हत्या एक शौक के तौर पे किया होगा? उसने ये सोच लिया होगा कि मैं विवाह करूंगी, फिर हत्या करूंगी और फिर खुद को बचा ले जाऊंगी? ऐसा तो नहीं लगता कि सोनम कोई एक साइको किलर है या उसे हत्या करने का ही कोई शौक था। अगर ऐसा नहीं है तो फिर सवाल है कि उसने शादी क्यों की। क्या उसने इस बात का जाहिर नहीं किया होगा कि उसे शादी नहीं करनी? मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय समाज में जो हमारे माँ बाप की भूमिका होती है वो भी इस घटना के बाद सवालों के दायरे में आ गई है। सामान्यतः अगर एक अनुमान देखा जाए तो हमारी सोसाइटी बदल चुकी है। हमारी सोसाइटी में जो नए जनरेशन के लोग हैं, जो नए जनरेशन के युवक हैं, युवतियां हैं, वो अपनी इच्छाएं रखते हैं शादी के संबंध में। लेकिन वहीं जो उनके माता पिता हैं वो अपनी इच्छाएं थोपने का प्रयास करते हैं। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, मैं किसी भी तरह से यहाँ सोनम का समर्थन नहीं कर रहा। मैं बस उस बात को उजागर करना चाहता हूं कि अब कोई और घटना ऐसी ना हो। अगर सोनम के माँ बाप की इच्छा थी कि सोनम वहाँ शादी करे और सोनम की भी वहाँ शादी की इच्छा होती तो शायद ये समस्या नहीं होती। सोनम की शादी की इच्छा शायद कहीं और रही होगी और ये बात उसने या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने माँ बाप से जाहिर किया होगा। परंतु
माँ बाप जो भारतीय समाज से ही आते हैं, उन्होंने प्रेम विवाह के प्रति जो उनका पूर्वाग्रह है उसके कारण या अपनी कोई छवि के कारण इस विवाह को मानने से मना कर दिया होगा। और शायद उन्होंने सोचा होगा कि बेटी है, कुछ दिन में सुधर जाएगी या बदल जाएगी, जो ज़्यादातर हमारे माँ बाप के द्वारा सोचा जाता है कि विवाह के बाद सारे सुधार हो जाएंगे। अगर ऐसा सोचा और उसका परिणाम आप देख रहे हो तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि अब स्थितियां बदल गई हैं और अब माँ बाप को स्पेस देना होगा अपने बेटे और बेटी की पसंद को। कहने का ये तात्पर्य है कि जो अब शादी जैसा रिश्ता है वो एक संवादहीन रिश्ता बन के नहीं चल सकता, क्योंकि अब समाज का वो दबाव नहीं है, समाज बदल चुका है, समाज अपनी भूमिका को सिकोड़ता जा रहा है और व्यक्ति इंडिविजुअलिज्म के आगे आकर अपने आप की व्यक्तिगत पहचान को ऊपर रख रहा है। अगर उस पहचान को ऊपर रख रहा है तो हमें ये बात समझना होगा, हमारे समाज को समझना होगा कि अब शादी या विवाह जैसे रिश्ते को पुनर्गठन या रीस्ट्रक्चर किया जाए और उसमें पति पत्नी की भूमिका को सुनियोजित किया जाए। मैं सामान्यतः देखता हूँ कि जब भी कोई लड़का या लड़की अपनी विवाह की बात करते हैं तो माता या पिता के द्वारा कई तरह की धमकियाँ दी जाती हैं, जिसमें एक तरफ बोला जाता है पिता की पूरी इमेज खराब हो जाएगी, पूरी छवि खराब हो जाएगी, वहीं माता के द्वारा बोला जाता है कि मैं ये कर लूँगी, मेरा मरा मुँह देखोगी, ये होगा, और तमाम तरह की इमोशनल अत्याचार करके बस ये कोशिश की जाती है कि विवाह करा दिया जाए और परिणाम फिर कुछ ऐसा ही होता है। तो बस मेरा इतना कहना है कि अब जो भी शादी या विवाह हो उसमें प्रॉपर संवाद, कम्युनिकेशन हो और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी तरह का दबाव न हो। जो नई जनरेशन है वो बदल चुकी है, वो इंडिविजुअलिज्म को प्रधानता देती है, उसकी मान्यता को स्वीकार करना होगा और शादी जैसे रिश्ते में हमें सबकी भूमिकाओं को पुनः तय करना होगा। शादी जैसे रिश्ते में कोई भी अभी खराबी या अपवित्रता नहीं आई, इसकी आज भी उतनी ही उपयोगिता है जितनी पहले थी। बस इसके समय के बदलते स्वरूप के हिसाब से इसको भी बदलना होगा और शायद फिर समस्याएं नितांत कम हो जाएंगी। ये इसका एक पहलू है इस घटना का जो मैंने समझा। दूसरा पहलू है हमारी सामाजिक और नैतिक शिक्षा से जुड़ा हुआ। क्या अगर सोनम या किसी ने भी जो हत्या की है उनके दिल नहीं कांपे होंगे? ये सब पढ़े लिखे परिवार से संबंधित थे, इनकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी, फिर उसके बाद भी आखिर ये ऐसा कदम क्यों उठा ले गए? क्या इन्हें ये नहीं पता था कि इस कदम के बाद क्या होने वाला है? क्या इनको प्रॉपर इस मामले में शिक्षा नहीं दी गई? क्या शिक्षा का मतलब केवल मैथ, फिजिक्स या कोई तथ्य बता देना है? नैतिक पक्ष को बताने वाला कोई नहीं है, कोई उनके नैतिक निर्माण में मदद करने वाला नहीं है। हमें इस बात को समझना होगा कि आखिर ये हत्या करते समय उनके हाथ पैर क्यों नहीं कांपे, उन्हें क्यों नहीं समझ में आया कि वो गलत कर रहे हैं, उन्हें ये बात क्यों नहीं लगी कि वो पकड़े जाएंगे। और साथ में हमें इस बात की भी शिक्षा देनी होगी कि वो अपने भावनात्मक पक्ष को स्पष्ट कर सकें। अभी तक हम सोनम की बात कर रहे हैं, अब अगर हम राजा की बात करें, राजा को एक किरदार के तौर पे देखें या राजा जैसे तमाम जो लोग हैं, क्या वो इस मामले के संज्ञान को नहीं समझ सकते थे? क्या उन्हें इस मामले में कोई भनक नहीं हुई होगी कि एक लड़की की कहीं और भी इच्छा हो सकती है या शायद कुछ और हो? मैं यहाँ फिर से कह रहा हूँ कि मैं किसी का भी समर्थन नहीं कर रहा, मैं सही तथ्य तक जानना चाहता हूँ, क्योंकि अगर बीमारी को हम नहीं समझ पाएंगे तो हम उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। हमने हमेशा बीमारियों को गलत समझ लिया और हम इलाज आज तक नहीं कर पाए। आज तक रेप जैसी घृणित अपराध को हम केवल एक कानूनी समस्या मान के उसका सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जबकि वास्तव में रेप एक सामाजिक अपराध है। जब तक समाज में सुधार नहीं होगा तो किसी कानून में इतनी हिम्मत नहीं है कि रेप को रोक सके। अगर सज़ा से अपराध कम होते तो शायद ये मर्डर कब का बंद हो चुका होता। पर वास्तव में हमें समझना होगा कि कौन सा अपराध कैसा है, उसका क्या स्वभाव है, उसका क्या नेचर है, और हमें उसके मूल जड़ तक पहुंचना होगा, तभी उसका कोई सॉल्यूशन मिल पाएगा। इसीलिए इस पूरे मामले को मैं आपके साथ पूछना चाह रहा हूं। मैं इसमें कोई दावा नहीं कर रहा, मैं केवल आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी राय क्या है।
रही बात, कई लोग कह रहे हैं कि शादी और विवाह जैसा रिश्ता ही खराब हो गया क्योंकि महिला ने पति की हत्या कर दी। मेरा इस पे भी आपसे एक सवाल है कि जब पत्नी की दहेज के नाम पे हत्या की गई तो फिर इस समय ये बात ऐसी क्यों? तो मैं फिर कहना चाहता हूँ कि ये हत्या जो है वो पहले भी होती थी, पत्नी के द्वारा पति की और पति के द्वारा पत्नी की, तो ये कोई नई बात नहीं है। बात यहाँ दूसरी है, उसको समझना होगा। कई बार दहेज के नाम पे पतियों ने पत्नी को मारा है। क्या पति के पास ये नैतिक हक था कि वो पत्नी को मार सकता था? वो पितृसत्तात्मक समाज में जो हुआ उसकी बातों के साथ इसको जोड़ के देखिए। तो मेरा इतना कहना है आप लोगों से स्पष्ट कि इस घटना को वास्तविक स्वरूप में देखें, इस घटना को एक सतही तौर पे न देखें, वरना वास्तव में इस घटना के परिणाम को आप नहीं समझ पाओगे। इस घटना से होने वाले भविष्य में जो सचेत के तौर पे हमें वाकिफ हो जाएंगे, जिससे हम उसको भी नहीं समझ पाएंगे। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप कमेंट करके बताइए कि इस घटना को आप किस तरह देखते हैं। संपूर्णता पे देखिएगा, भविष्य को ध्यान में रखते हुए देखिएगा, और बस मुझे इतना बताइएगा कि आखिर इस घटना से हम ऐसा क्या सीख लें कि भविष्य में हम और हमारा समाज सुरक्षित हो और संपन्न हो। धन्यवाद।